सो हे एवरीवन, सो चलिए अभी हम अपने रीडिंग मॉड्यूल के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम एक एक्चुअल टाइप की रीडिंग का सैंपल पेपर देख लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जो जनरल में आपके पेपर में रीडिंग है वो किस तरीके की आने वाली है। राइट, सो लेट्स गिव इट अ लुक। सो दिस इज द सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है दिस इज योर सेक्शन वन एज आई टोल्ड यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपको जो है दो सबसेक्शंस मिलेंगे। 1 to 14 क्वेश्चंस हैं एंड ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे, पार्ट वन एंड पार्ट टू सबसेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम आगे इसको देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे पहले 1 to 7 क्वेश्चंस आ गए। ये कोई भी एक टाइप आपको दे देंगे, है ना, 6 या 7 क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे इन्होंने दे हैव गिवन अस ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। जस्ट डोंट वरी, जो क्वेश्चन वाइज स्ट्रैटेजीज है दैट वी विल अंडरस्टैंड। हम स्पेसिफिक लेक्चर्स भी करेंगे टाइप्स के ऊपर, क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर, एंड देन वी वुड बी कवरिंग द होल रीडिंग्स एज वेल, राइट। उसके बाद आपके पास बहुत सारे टेस्ट भी हैं एंड रिमेडियल टेस्ट भी हैं, तो उससे यू आर गोइंग टू इम्प्रूव अ लॉट एंड वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट, राइट। अभी ये नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है, इसमें जो है आपको एड्स दी हुई हैं काफी अलग अलग तरीके की। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइप में आपको करना क्या है, लेट्स सी। तो आपको 8 to 14 में जो है यू हैव टू लुक एट दिस 12 एडवर्टीजमेंट्स एंड आपको देखना है कि कौन से बिजनेस को जो है कांटेक्ट करा जाना चाहिए, यानी कि आपको बताना है कि ए बी सी कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा किस चीज के लिए। उसके बाद हमारा सेक्शन टू स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है पैसेजेस दिए हुए हैं छोटे छोटे से, एंड देन 15 to 21 यानी कि फर्स्ट सबसेक्शन में हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते जाना है, क्वेश्चंस करते जाना है, बस बहुत आसान है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ कैंपसेस दी हुई है हमें सबसे पहले। ठीक है, एंड यानी कि ये जो है कैंपसेस हो गए, फिर फील्ड ऑफ स्टडी हो गया, हमें क्या करना है, इसको मैच करना है, लाइक कौन से ऑप्शन के कौन से क्वेश्चन के आगे कौन सा ऑप्शन यानी ए बी से क्या आएगा वो हमें बताना है। देन हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 to 27 आ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो इसमें जो है हमारे पास देखिए क्या रहता है, अगर हम देखेंगे तो 22 से 27 फिर से इन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पर ही दे दिए हैं, एंड देन उसके बाद जो है हमारा सेक्शन थ्री स्टार्ट हो जाता है। सो प्लीज कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जो एकेडमिक एंड जनरल का सेक्शन थ्री या लास्ट सेक्शन है वो बिल्कुल सेम ही रहता है ना, यानी कि लॉन्ग पैसेज रहता है। तो इसमें भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे इसमें इन्होंने हमें क्या दिया, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दे दिया है 28 से 34 तक। तो हमें क्या करना है इस सेक्शन में, लाइक हमें अप्रोप्रिएट हेडिंग मार्क करनी है कि ए पैराग्राफ के लिए कौन सी हेडिंग सुटेबल है, बी के लिए एंड ऑल। ठीक है, तो इसके बाद 35 to 37 हमें फिलअप्स दे दिए, 38 to 40 भी हमें फिलअप्स दे दिए। बट इसको दो सेक्शंस में क्यों बांटा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस अलग अलग हैं जो कि पढ़ना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जैसे 35 to 37 में हमें क्या दिया हुआ, वन वर्ड ओनली हमें दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो आंसर है एक ही वर्ड में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है दीज आर नो मोर देन 3 वर्ड्स, यानी कि तीन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कम या तीन तक चला गया तो चल जाएगा, यानी कि वन वर्ड कैन ऑल्सो बी आर आंसर, टू वर्ड्स कैन ऑल्सो बी आर आंसर, थ्री वर्ड्स कैन ऑल्सो बी आर आंसर। ठीक है, बट तीन से ऊपर जो है वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसमें हमने क्या समझा कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूरी रीडिंग पे एकदम से लेके जाऊं तो आई थिंक आपके लिए एक बहुत ही डॉन्टिंग काइंड ऑफ टास्क हो सकता है। तो हम जो है सबसे पहले 2-3 लेक्चर्स डिवोट करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस करने के लिए, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसके बाद जो है हम फुल रीडिंग्स के ऊपर भी डेफिनेटली स्विच करेंगे ही करेंगे वेरी वेरी सून। ठीक है, तो अभी जो है रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से जो है उसके टिप्स समझ लेते हैं। तो देखिए नंबर वन हमारा जो टिप है वो क्या आ जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब आपको फाइनल पेपर में बैठने से पहले ये पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको आने वाले हैं, सो दैट कि आप वहां पे जाके इतना सरप्राइज से ना हो जाओ एंड यू वुड बी एबल टू डू इट स्मूथली देन if you would be aware about the type of the questions. Next is have a strong strategy about each question for each question. ठीक है, तो अभी you don't need to worry about it
वी आर हियर फॉर यू, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द स्ट्रैटेजीज राइट नाउ, ठीक है। तो भी इसमें क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए हेडिंग्स है, तो उसमें क्या रहता है, हमें पता है कि वी नीड टू रीड द टॉपिक सेंटेंस एंड कनेक्टर से पढ़ना है एंड ऑल, है ना। तो मतलब हेडिंग्स के लिए स्ट्रैटेजी है, इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस के लिए जो है हमारी अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है, दिस इज व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इन एवरी सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है रहता है, आई वुड से, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो 30 40 50 60 पता नहीं कितनी ही टेस्ट करते चले जाते हैं विदाउट एनालाइजिंग, विदाउट इम्प्रूविंग। आप देखेंगे डे 1 पे जो एरर था वही उनका डे 60 पे भी हो रहा होता है या डे 30 पे भी हो रहा होता है। तो बिल्कुल ही यूजलेस है, देखिए। सो आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करिए, ऑब्वियसली प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इन आइल्स, बट यस, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू मस्ट, राइट। वाई? क्योंकि देखिए मान लीजिए कि आपकी डे 1 पे ट्रू फॉल्स गलत हो रहे हैं, देन इट इज योर ड्यूटी कि आप ट्रू फॉल्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, है ना। या एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं, या फिर यू केम टू नो कि वोकैबुलरी नहीं समझ में आ रही है, देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वोकैबुलरी को नोट डाउन करिए, उसको रिवाइज करिए सेवरल टाइम्स सो दैट यू कैन इम्प्रूव। देखिए एग्जाम फी जो है एक्चुअल दैट इज टू हाई, सो आई डोंट वांट, एग्जाम फीस से भी ज्यादा जो है हमारा मोरल जो है वो मैटर करता है ना। सो आई डोंट वांट किसी का भी जो है कॉन्फिडेंस डाउन हो, सो इट्स रियली वेरी बेटर कि आप पहली बार ही बहुत ध्यान से अपना पेपर दें। नेक्स्ट चलते हैं, सो इट इज इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, है ना। देखिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इसमें, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि आप हर एक वर्ड दुनिया का लर्न कर लीजिए, बट यस कुछ बेसिक्स के जो वर्ड्स रहते हैं वो तो आप जरूर से करिए, दैट वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। हर रीडिंग के साथ, हर लिसनिंग के साथ जो भी नया वर्ड आपके सामने आ रहा है उसको आप जरूर से नोट डाउन करिए। उसके बाद गेट द स्कोर यू नीड बिफोर द टेस्ट, यस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेट्स सपोज कि आपका टारगेट जो है वो 35 मार्क्स है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके 37 या 38 आ रहे हैं तभी आप पेपर बुक करिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके 32 आ रहे हैं, यू आर बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, अच्छा फाइनल में तो आ ही जाएंगे, तो ऐसा देखिए नहीं होता है, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी गुड एट इट। नेक्स्ट चलते हैं, टाइमिंग इज की, ठीक है। अभी टाइमिंग क्या है, देखिए बहुत सारे लोग, एक्यूरेसी तो चलिए है ही है ऑल दो सबसे इम्पोर्टेंट, बट टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। अगर आपको लाइक यू आर एबल टू सॉल्व द होल पेपर बट आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, आईडीपी इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्स्ट्रा टाइम पीरियड टू कंप्लीट योर क्वेश्चन, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमिंग्स का ध्यान रखें। तो ये जो है इस पे आप, यू डू नॉट नीड टू गो फॉर दिस राइट नाउ, ठीक है। तो क्योंकि जो है हम फुल रीडिंग जब करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी डीपली कि कैसे जो है हम टाइमिंग्स पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। तो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब जैसे फिलअप्स थे, आई टोल्ड यू ना कि दोनों फिलअप्स थे, देखिए लास्ट बट फर्स्ट वाले में क्या इंस्ट्रक्शंस थी, दैट यू हैड टू फिल 1 वर्ड ओनली, एंड लास्ट वाले में क्या थी, नो मोर देन 3 वर्ड्स। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन से ही बाहर चले जाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं, आपके आंसर्स गलत होने वाले हैं, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखें और बहुत अच्छे से रखें। नेक्स्ट इज डोंट पैनिक। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी भी हो सकते हैं, आई वुड नॉट से डिफिकल्ट, आई वुड से ट्रिकी, ठीक है, ट्रिकी हो सकते हैं। तो मत इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक कर जाए, ठीक है। सो नथिंग लाइक दिस, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू लर्न सम ट्रिक्स एंड टिप्स कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना टाइम हमें अलॉट करना है, एंड ऑल, है ना। तो इसलिए नर्वस नहीं होना है। वन मोर थिंग, कोई भी आंसर आप जरूर से जो है फिल करके आइए, हर एक आंसर, किसी भी आंसर के स्पेस को आप खाली मत छोड़ के आइए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंड मेक श्योर टू राइट एवरी आंसर इन कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट चलते हैं, इट्स रियली अ वोकैबुलरी टेस्ट। तो यस जी, वोकैबुलरी टेस्ट तो है ही है, क्योंकि बहुत सारे वोकैबुलरी के कारण रह जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम वोकैबुलरी के ऊपर भी वर्क करेंगे। बट आई डोंट वांट टू पुट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन योर माइंड, ऑन योर माइंड, ठीक है। तो कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनको हम करेंगे, रेस्ट हम रूट वर्ड्स की हेल्प से सीखेंगे, दैट हाउ कैन वी कवर द वोकैबुलरी एंड ऑल, ठीक है। जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, ये ना स्टूडेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर उनको लेट्स सपोज कि एक वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा, दे आर लाइक
ओ आई एम फीलिंग सो डीमोटिवेटेड, आई एम अनएबल टू क्रैक आइल्स एंड ऑल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको पूरी इंग्लिश की वोकेबलरी आती होगी, है ना। तो हमें थोड़ा सा जजमेंट करना सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लाइन से जज कर सकते हैं कि वेदर द लाइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या मीनिंग हो सकता है। तो उससे भी आंसर्स निकल जाते हैं, राइट। तो अभी जो है, ऐसा ही टोल्ड यू कि बहुत सारे पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, बट हम वन बाय वन करेंगे, है ना। तो नंबर वन पे जो है, हम डे वन पे ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन करने जा रहे हैं इस तरीके से। तो देखिए, स्क्रीन पे मैंने क्या करा है, जो पास्ट ईयर पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वही पिक करे हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन सी कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा। बट इंस्टेड ऑफ पिकिंग द होल पैसेज, मैंने क्या करा है, ये येलो हाईलाइटेड जो है ना, दिस इज आर क्वेश्चन, ठीक है। एंड जो ऊपर जो है, दिस इज आर, यानी लोकेशन जो है हमने यहाँ पे अपनी लिख दी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सो दैट कि जो यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लोकेशन तो मिल जाती है बट उन्हें समझ में नहीं आता कि आंसर आएगा क्या। तो हम डायरेक्टली जो है अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम उसको ढूंढें एंड ऑल, वो तो हम फुल रीडिंग में करने ही वाले हैं, ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, तो ठीक है जी, अभी हम समझना स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन से। सो एज आई टोल्ड यू कि जो हाइलाइटेड वन है, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर अपर वन लोकेशन, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो दिस इज सेइंग एक्वा एरोबिक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेम हो गया, फर्स्ट कीवर्ड। एक्वा एरोबिक्स हैज बिकम मोर पॉपुलर, ठीक है। मोर यानी कि ज्यादा पॉपुलर हो गया था, किससे ज्यादा पॉपुलर देन अदर फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट, यानी कि ये अदर फॉर्म ऑफ वर्कआउट से ज्यादा पॉपुलर हो गया था, ठीक है। सो लेट्स रीड द लोकेशन नाउ। सो दे आर सेइंग forget pilates and yoga, one of the most recent trends to hit fitness circles nationwide is trading sweaty gyms for refreshing pools, यानी कि यहाँ पे वो जिम्स की एंड पूल्स की बात करें, बट क्वेश्चन में दे आर आस्किंग अस अबाउट एक्वा एरोबिक्स, एंड वो भी कंपैरिजन, कि वो औरों के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। बट नथिंग लाइक दिस, राइट, हमें ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। सो आंसर जो है क्लियरली आपका क्या आ जाएगा, नॉट गिवन आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सो दिस इज सेइंग दैट बिफोर एक्वा एरोबिक्स, यानी कि एक्वा एरोबिक्स से पहले स्विमिंग वॉज, स्विमिंग क्या था, वॉज द ओनली पॉसिबल पूल एक्सरसाइज, यानी कि जो स्विमिंग है वो पूल की सिर्फ इकलौती पॉसिबल एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो अभी जहाँ पे ओनली आ जाता है ना, तो वहां पे वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि ओनली वहां पे लोकेशन में है या नहीं है। तो पढ़ते हैं इसको। दे आर सेइंग स्विमिंग क्लैप्स इन द पूल वंस कंसीडर्ड। अभी देखिए, फिर भी स्टूडेंट इसको गलत कर देंगे, तो वंस कंसीडर्ड को ध्यान से पढ़िए। तो वंस कंसीडर्ड मतलब एक बार समझा जाता था। इट सिंपली मीन्स दैट दे आर रेफरिंग टू द पास्ट। अगर पास्ट को रेफर कर रहे हैं, द ओनली एक्वेटिक एक्सरसाइज अवेलेबल। तो क्वेश्चन भी क्या करा था कि इससे पहले ये ओनली पॉसिबल एक्सरसाइज थी, तो ये भी क्या करे, ओनली पॉसिबल थी, has evolved into underwater exercises that have gained popularity in recent years। मतलब ये only available exercise थी, ठीक है। किससे पहले जो बात करें, बिफोर एक्वा एरोबिक्स, एक्चुअली ये पैसेज था पूरा एक्वा एरोबिक्स के ऊपर, जिसमें से मैंने लोकेशन जो है फाइंड आउट करी हुई है, ठीक है। तो ये क्या करें कि वंस कंसीडर्ड, एक बार उसको वही समझा ही जाता था। सो दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बिकॉज जो है यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हाँ जी, जो वंस कंसिडर्ड, एक बार उसको समझा जाता था रिसेंट ईयर्स से पहले, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट द इफेक्ट्स ऑफ एक्वा एरोबिक्स, जो इसके इफेक्ट्स हैं, जो इसके प्रभाव हैं, डू नॉट शो अप अंटिल मच लेटर। मतलब ज्यादा देर तक तो हमें इसके जो इफेक्ट्स है ना, वो दिखाई ही नहीं देते। तो लेट्स अंडरस्टैंड। सो दे आर सेइंग इट ओनली takes a few aqua aerobic sessions and you will see a big difference in your overall fitness। ये कह रहे हैं बहुत लंबे समय तक तो हमें इफेक्ट्स दिखते ही नहीं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि वेरी फ्यू, यानी कि थोड़े से सेशंस में ही आपको बिग डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो क्या हो गया, हमारा उल्टा हो गया, राइट। सो आंसर शुड बी फॉल्स। अभी देखिए जो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको वीडियो को जो है पॉज पे डाल के आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, सो दैट यू कैन से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। क्वेश्चन इज सेइंग दैट वाटर एरोबिक्स जो है दैट बिकेम पॉपुलर
एज सुन एज इट वॉज लॉन्च्ड, यानी कि जैसे ही वो आया वैसे ही वो पॉपुलर हो गया। एज सुन एज मतलब आते सारी पॉपुलर हो गया। सो दे आर सेइंग दैट इट इज सेड दैट कि जो वाटर एरोबिक्स है वाज इन्वेंटेड इन द 1950s। ठीक है, कब इन्वेंट हुआ था? 1950s में। तो अब मेरा काम क्या ढूंढना है कि ये तभी फेमस हो गया था कि नहीं हो गया था, है ना? by a name by a man named Jack Lalane. Even though it is said that water aerobics was created in 1950s, it was not until the 1970s and 1980s, until मतलब तब तक 1970 and 1980 तक that it was embraced by many people. embraced होता है खुशी से अपनाना, यानी कि 1950 में आ गया था लेकिन 1970 या 1980 तक लोगों ने इसको खुशी से नहीं अपनाया था, राइट? बट क्वेश्चन क्या कह रहा था? साथ ही पॉपुलर हो गया था। वो क्या कह रहा था? नहीं जी, 30-40 साल लग गए तब जाके पॉपुलर हुआ, तब तक तो अपनाया भी नहीं था। सो आंसर क्या जाएगा हमारा? उल्टी सिचुएशन में फॉल्स आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हम मूव करते हैं। ओके, सो दिस पैसेज, दिस इज ट्रोजन वॉर। ठीक है, तो क्वेश्चंस गिवन है नीचे, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं, यू कैन पुट द वीडियो to pause and then you can try to solve these questions, and afterwards you can match your explanation and answers, right? So let me explain this for you. So the question is saying that different people interpret the Trojan War story differently. मतलब जो अलग अलग लोग हैं ना, वो ट्रोजन वॉर स्टोरी को बहुत अलग अलग ही समझते हैं, राइट? सो यहाँ पे लोकेशन में चलते हैं। दे आर सेइंग दैट ट्रोजन वॉर इज एन एक्सीलेंट स्टोरी, नॉट माय लोकेशन, दे आर नॉट आस्किंग, राइट? सो दिस देयर इज हाउएवर अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लैक वर्ड हमने सीखा था सिनोनिम्स में, राइट? सो लैक का मतलब क्या होता है? कमी, राइट? सो नेक्स्ट वर्ड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? कि सिमिलर एफर्ट्स। लेट्स सपोज कि मैं 1 घंटा पढ़ रही हूँ आज, कल, परसों, तो इट मीन्स कि एवरी डे अगर मैं 1 आवर पढ़ रही हूँ, तो दैट मीन्स आई एम हैविंग कंसिस्टेंसी इन माय टाइम ऑफ स्टडीज, राइट? among the different versions of the story। बट ये क्या कह रहे हैं? there was lack of consistency। lack of consistency का मतलब क्या हुआ? कि सिमिलर नहीं था। सिमिलर नहीं था तो मतलब क्या था? वो डिफरेंट था। सो क्वेश्चन भी क्या कह रहा है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट समझते थे। ये भी क्या कह रहे हैं? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी अमंग डिफरेंट वर्जन्स, यानी डिफरेंट वर्जन्स डिफरेंट थे। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनडाउटेडली ट्रू ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट द वॉर नेवर हैपेंड। मतलब क्या माना जाता है? कि जो वॉर है ना, वो तो कभी हुई ही नहीं, राइट? सो अभी अगर हम लोकेशन पे जाके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, सो देखिए एज्यूम का मतलब क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। सो एज्यूम का मतलब जो है वो हमारा होता है कि मान लेना। ठीक है, कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि वॉर कभी हुई ही नहीं। सो यहाँ पे लिखा है बिलीव्ड, है ना? बिलीव्ड और एज्यूम एक हो गए। द वॉर हैड लॉन्ग बीन बिलीव्ड। लॉन्ग बीन मतलब काफी समय से माना जाता है। टू हैव एक्चुअली हैपेंड मतलब बहुत लंबे समय से माना जाता है कि वॉर तो हुई थी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेवर हैपेंड। ये क्या कह रहा है? एक्चुअली हैपेंड। तो क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। सो आंसर क्या जाएगा हमारा? यस, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इज सेइंग नेवर हैपेंड एंड लोकेशन इज सेइंग एक्चुअली हैपेंड, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं। सो देखिए इस क्वेश्चन में यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन इफ यू वांट। All right, so let's discuss. So question is saying the Trojan War lasted for 10 years। अभी देखिए फोर का मतलब क्या होता है वो मैं समझाती हूँ। एक तो देखिए फोर का मतलब लिए होता है ना, बट इसमें भी लिए ही है, बट स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेंस में कैसे है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जैसे इफ दे आर सेइंग ना कि फॉर 10 आवर्स, सॉरी 10 years, इट मीन्स कि वो स्पेसिफिक टाइम स्पैन है, उससे कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं, राइट? अब जैसे मैं कहूँ कि योर क्लास इज फॉर 2 आवर्स, यानी कि एग्जैक्टली 2 आवर्स, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं लोकेशन। द एंस्यूइंग वॉर लास्टेड फॉर मोर देन 9 years। अब मोर देन 9 years कितने होते हैं? 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, आई डोंट नो। मतलब स्पेसिफिक टाइम तो गिवन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है सही 10 साल, ये कह रहे हैं 9 से ज्यादा, यानी कि वी डोंट नो व्हाट इज द स्पेसिफिक टाइम स्पैन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस केस में? वेदर इट शुड बी फॉल्स और नॉट गिवन। यहाँ पे कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को। ट्राई टू थिंक इट ऑन योर ऑन। ऑलराइट, सो लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन फॉर यू। सो द क्वेश्चन इज सेइंग एग्जैक्ट 10 साल के लिए। लोकेशन इज सेइंग 9 साल से ज्यादा, लाइक वी डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट स्पैन। इफ वी डोंट नो देन ऑब्वियसली द आंसर इज
नॉट गिवन, वी डू नॉट इवन नीड टू थिंक अबाउट इट अगेन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज सिंग द वॉर एंडेड, कि जो वॉर है वो खत्म हो गई थी। कब खत्म हुई थी वॉर? व्हेन द ग्रीक्स एक्सेप्टेड देयर डिफीट, ठीक है, जब ग्रीक्स ने जो है अपनी हार मान ली तब वॉर खत्म हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। सो दे आर सेइंग इन द एंड, जो ग्रीक्स थे उन्होंने क्या कहा था? दे सेड दे वुड विड्रॉ, है ना। विड्रॉ मतलब वो पीछे हट जाएंगे, बट एक्चुअली, अब देखिए बट मतलब उल्टा जाएगा ना। एक तो उन्होंने बोल दिया था कि हम पीछे हट जाएंगे, बट एक्चुअली उन्होंने क्या करा? दे लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज वुडन हॉर्स, उन्होंने बहुत बड़ा हॉर्स छोड़ दिया। और उसमें ना एक बहुत बड़ी रेडिंग पार्टी, यानी कि रेड करने वाली पार्टी, जो कंसील्ड थी। कंसील्ड का मतलब होता है हिडन, यानी कि छुपी हुई थी। तो जब वो ट्रोजन्स ये वाले घोड़े को अपने शहर में लेके गए ना, तो उन्होंने क्या करा? जो टीम थी वो बाहर आ गई, और एंड दे स्टार्टेड लाइक किलिंग दम ब्रूटली। ब्रूटली का मतलब होता है बहुत बुरे तरीके से उन्होंने उनके मेन को, मेल्स को मारा, एंड कैरिड ऑफ द विमेन। फीमेल्स को तो वो उठा के ले गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन्होंने तो अपनी हार मान ली थी, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मानी तो नहीं थी। उन्होंने सिर्फ कहा था कि हम मान लेंगे, हम पीछे हट जाएंगे, बट एक्चुअल में व्हाट दे डिड, धोखे से आके एंड उल्टा उनको ही मारना पीटना जो है वो स्टार्ट कर दिया, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। So let's understand this question. So this is saying that for most of the ancient Greeks, the Trojan War was a myth. ठीक है, मोस्ट ऑफ द यानी कि ज्यादातर लोगों के लिए जो है ट्रोजन है, जो ट्रोजन वॉर जो है वो क्या एक मिथ है। मिथ का मतलब क्या होता है? कि सच्चाई नहीं है, झूठ है। तो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो दे आर सेइंग दैट फॉर मोस्ट एंशिएंट ग्रीक्स, है ना, ये वाला तो हमें एग्जैक्टली मिल ही गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। द ट्रोजन वॉर was much more than a myth। अभी कीवर्ड्स तो सारे मिल गए, तो मतलब नॉट गिवन तो नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था? इट वाज अ myth, यानी कि ये झूठ था। बट लोकेशन क्या कह रही है? मच मोर देन अ myth, यानी झूठ तो नहीं है। इस बात में झूठ तो नहीं है, थोड़ा सा तो है कुछ, यानी कि उल्टा है। ठीक है, सो उल्टा हो गया, तो आंसर शुड बी फॉल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर जाते हैं। हाँ जी। सो देखिए, लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज पुट द वीडियो टू पॉज एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस। So the question is saying that the castle became द होम ऑफ इट्स फाउंडर, कि जो कजल है वो क्या बन गया? होम बन गया उसके फाउंडर का, राइट। सो दे आर सेइंग दैट व्हाइल इट वाज विलियम द कॉन्क्यूरर हु फर्स्ट बिल्ट द कजल, ठीक है, उसने बनाया था, इट वाज नॉट अ रेजिडेंस ड्यूरिंग हिज टाइम, कि उसने बनाया था, उसने फाउंड तो करा एवरीथिंग, बट ये उसका जो है रेजिडेंस नहीं था। रेजिडेंस यानी कि रहने की जगह, रहने की जगह यानी कि होम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि होम था, लेकिन लोकेशन कह रही है कि होम नहीं था, ऑपोजिट हो गया, तो आंसर शुड बी false exactly। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। So this is saying the original structure has remained unchanged over the years। Most important thing है ना, कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, किसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर? कजल का जो है वो अनचेंज रहा, यानी कि उसको किसी ने नहीं छेड़ा। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, so they are saying that the castle has been enlarged, बड़ा करा गया, and restructured by different kings and queens during their reigns यानी कि उनके राजकाल में। तो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल नहीं छेड़ा, लेकिन लोकेशन क्या कह रही है? कि हाँ जी, हमने इसको एनलार्ज यानी बड़ा भी करा, एंड रीस्ट्रक्चर यानी कि दोबारा से भी बनाया हमने इसको। सो दैट्स व्हाई आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फॉल्स आ जाएगा, बिकॉज उल्टा बोल रहे हैं। क्वेश्चन इज सिंग अनचेंज्ड, वो कह रही है चेंज करा था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। Let's try this one. So they are saying the fire in Windsor Castle was set up deliberately, है ना, मतलब आग जो है वो deliberately यानी कि जानबूझ के लगाई गई थी। तो देखिए इसमें कीवर्ड्स क्या है? फायर है ना, और क्या है? विंसर कैसल है। अब देखिए कैसल जो है वो तो अपनी हेडिंग ही है, तो बाकी के कीवर्ड्स हेडिंग्स को कभी भी फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो हर जगह ही होते हैं, है ना। अगर इट भी लिखा है तो इट मीन्स जो हेडिंग में उसी को ही रेफर करा हुआ है, राइट। सो देखिए फायर एंड डेलिबरेटली जो इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, हियर इज फायर। अगर मुझे सही से मिल गया तो आई मार्क ट्रू, अगर मुझे कुछ उल्टा मिला तो आई मार्क फॉल्स, अगर कुछ मिसिंग मिला तो आई मार्क नॉट गिवन। ठीक है, तो फायर तो मिल गया। The fire had कहते actually started in Queen Victoria's private chapel।
एक्चुअली वहां पे प्राइवेट जगह पे उनके स्टार्ट हुई थी, है ना, प्राइवेट चैपल में जहाँ पे वो रहती थी। तो विच वॉज अ फॉल्टी स्पॉटलाइट, मतलब जो उनकी स्पॉटलाइट थी ना वो फॉल्टी यानी कि खराब थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इग्नाइटेड यानी कि आग लग गई है कर्टेन में नेक्स्ट टू द ऑल्टर, यानी कि जहाँ पे हम आग नहीं जलाते थे पुराने टाइम में लकड़ियां वगैरह जलाकर, तो उसकी बात करी जा रही है, राइट। कि वहां पे क्या हुआ कि गलती से आग लग गई स्पॉटलाइट की वजह से। सो जो फायर है वो कैसे स्टार्ट हुई थी, एक्सीडेंटली। क्वेश्चन सिंग डेलिबरेटली यानी जानबूझकर, बट दिस इज सिंग एक्सीडेंटली यानी कि गलती से, तो उल्टा हो गया ना। सो आंसर शुड बी फॉल्स, राइट। अगर मिसिंग होता, फर्स्ट वर्ड मिल गया था, है ना, डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली कुछ भी ना गिवन होता तो फिर हम नॉट गिवन लगा देते, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट ओनली टू पीसेस ऑफ आर्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओनली मतलब सिर्फ, है ना, तो इसको ढूंढना है आपको। लेट्स अंडरस्टैंड, देखिए यहाँ पे दिए हुए कीवर्ड्स, दिस मींस ओनली टू वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बट यहाँ पे आर्ट है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो पढ़ते हैं जी। कहते अमेजिंगली ओनली अ रोजवुड साइड बोर्ड एंड अ वेरी लार्ज पेंटिंग बाय सर विलियम, है ना, बेचे। पेंटिंग क्या होती है, पीस ऑफ आर्ट ही होती है ना। तो मतलब कि दो पीस ऑफ आर्ट ही डिस्ट्रॉय हुए थे, क्वेश्चन भी यही कह रहा है और लोकेशन भी यही कह रही है, सेम हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, द रिस्टोरेशन ऑफ द कजल जो है वाज डन इन द सेम ईयर एज व्हेन द फायर स्टार्टेड। मतलब कि अब आग लगी है तो कुछ खराबी तो होएगी, तो रिस्टोरेशन यानी कि रिपेयर या दोबारा से जो भी बनाना था तो सेम ईयर में ही करा दिया। सो दे आर सेइंग इट हैज सिंस बीन सक्सेसफुली रिस्टोर्ड। सक्सेसफुली रिस्टोर यानी दोबारा से बना दिया था, बट नो मेंशन ऑफ द ईयर ऑफ रिस्टोरेशन। नो मेंशन, क्वेश्चन इज सेइंग सेम ईयर, ये कह रहे हैं नो मेंशन, कुछ मिसिंग है। मिसिंग है तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट गिवन। यानी कि अगर एक भी कीवर्ड मिसिंग हो जाता है तो हम आंसर क्या लगा देते हैं, नॉट गिवन लगा देते हैं। ठीक है, अगर कोई और ईयर दिया होता फिर हम क्या लगा देते, फॉल्स लगा देते, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट पैसेज जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, ट्रांजिशन केयर फॉर द एल्डरली। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ओनली हॉस्पिटल पेशेंट्स कैन गो टू हैव ट्रांजिशन केयर, सिर्फ हॉस्पिटल के पेशेंट्स ही ट्रांजिशन केयर के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ओनली जो है वो मेन कीवर्ड रहता है, उसको ढूंढेंगे, है ना, जहाँ पे हमारी लोकेशन होगी, तो मेन कीवर्ड से क्या ट्रांजिशन केयर रह सकता है ना। अब इसमें भी हेडिंग में भी है यहाँ पे, तो अगर नहीं भी मिलेगा तो इट दिस जो भी दिया है तो मतलब रेफर कर रहा है वो, है ना, हॉस्पिटल के पेशेंट्स की बात कर रहा है ना, ओनली की बात कर रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो ये देखिए, यू कैन ओनली एक्सेस ट्रांजिशन केयर डायरेक्टली फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो ओनली यूज कर रहा है ना। क्वेश्चन भी कह रहा है कि ओनली हॉस्पिटल पेशेंट्स कैन गो टू हैव ट्रांजिशन केयर, एंड लोकेशन भी क्या कह रही है, यू कैन ओनली एक्सेस ट्रांजिशन केयर डायरेक्टली फ्रॉम द हॉस्पिटल, सिर्फ हॉस्पिटल से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड लोकेशन जो है वो बिल्कुल सेम हो गया, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो दिस इज सेइंग दैट ट्रांजिशन केयर कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मतलब जो ट्रांजिशन केयर है ना वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। बट यहाँ पे क्या दिया है कि ट्रांजिशन केयर जो है दैट इज फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल गोल्स एंड थेरेपीज एंड इज गिवन फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली। अब लेट्स सपोज आपने मुझे कुछ भी पूछा, है ना, ऐसे पूछा, मान लीजिए कि 250 वर्ड्स का होना चाहिए या 350 का भी चल जाएगा, तो मैं कह रही हूँ आपको लॉन्ग भी हो सकता है शॉर्ट भी हो सकता है, बट वो कह रहे हैं आईडीपी, फिर आपने देखा तो वो कह रहे हैं 250 वर्ड्स का ही होना चाहिए, राइट। तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन होगी ना। दे आर सेइंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म यानी कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिर्फ लिमिटेड ही होगा, कोई भी नहीं हो सकता, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। ओके, सो देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा यू विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ द मॉडल, है ना, जैसे मस्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, एवरीवन रिसीविंग ट्रांजिशन केयर मस्ट कंट्रीब्यूट टू द कोस्ट, मतलब जिस भी पर्सन को ट्रांजिशन केयर मिल रही है मस्ट। अब मस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको कंट्रीब्यूट यानी योगदान पाना पड़ेगा खर्चे में, है ना। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ योर सर्कमस्टांसेस अलो, अगर आपकी हालात जो है वो अलो करते हैं, देन ओनली आपसे एक्सपेक्टेशन है, आपसे उम्मीद है कि आप कंट्रीब्यूट कर देंगे कोस्ट के लिए। ठीक है, उम्मीद का मतलब क्या होता है कि कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं ना, सामने वाले पे डिपेंड करता है। बट मस्ट का मतलब क्या होता है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कह रहे थे करना ही पड़ेगा, यहाँ कह रहे हैं आपसे उम्मीद है बस, कि करो ना करो योर चॉइस, बट आपसे उम्मीद है। तो हर मैंडेटरी सिचुएशन तो नहीं है ना, फॉल्स हो गया। ठीक है, उल्टी सिचुएशन आ गई, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। सो दे आर सेइंग दैट ट्रांजिशन केयर एट होम
इज ओनली अवेलेबल फॉर पेशेंट्स हु लिव अलोन। किसके लिए अवेलेबल है? जो सिर्फ अलोन रहते हैं यानी अकेले रहते हैं। तो यहाँ पे पढ़िए, दे आर सेइंग ट्रांजिशन केयर इज प्रोवाइडेड इन योर ओन होम में भी मिल सकती है, लिव इन सेटिंग में भी मिल सकती है, और ये किसी का पार्ट भी हो सकती है ना। बट ऐसा कुछ भी नहीं बताया उन्होंने कि अलोन है या नहीं है। अलोन यानी कि अकेले। अब एक वर्ड क्या है? मिसिंग है ना। अगर मिसिंग है तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉट गिवन आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रांजिशन केयर मे बी गिवन ऑन अ हॉस्पिटल साइट। मे बी मतलब दी जा सकती है। अब जैसे मैं कहूँ इट मे रेन टुडे, इट मीन्स मुझे लग रहा है बट नॉट 100% आई कैन से कि रेन होगी होगी, है ना। तो पढ़ते हैं लोकेशन। दे आर सेइंग दिस सेटिंग कैन बी अ part of an existing aged care home or health facility such as separate wing of a hospital can be a part। लोकेशन में भी और उसमें। देखिए, मे और कैन में क्या फर्क है? दोनों का ही मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। बस मे फॉर्मल सिचुएशंस में यूज हो जाता है, जैसे टीचर्स के साथ, एल्डर्स के साथ। कैन जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ यूज हो जाता है, बस और कोई फर्क नहीं है, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉस्पिटल में भी दी जा सकती है, और ये भी कह रहे हैं कि हाँ जी, हेल्थ फैसिलिटी में भी हो सकती है, यानी कि हॉस्पिटल में भी हो सकती है। सारा करेक्ट हो गया ना, तो आंसर क्या जाएगा आपका? ट्रू आ जाएगा। सो एट लास्ट आई होप आपको सारे के सारे ट्रू फॉल्स जो है बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, प्लीज मेक श्योर आप इसको प्रैक्टिस करिए, एंड जो वोकैबुलरी आपने आज न्यू सीखी है उसके नोट्स जो है आप जरूर से बनाइए। ओके देन, वी विल बी बैक in the next lecture.